बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको दोबारा अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और अगर आपको कोई डाटा एनालिसिस में इशू है तो आप मेरे गिवन ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो प्रीवियस वीडियोस में हमने परफॉर्म कर लिया था, स्टेप 1 से लेकर 5 तक हमने डाटा इनपुट कर लिया। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल भी डिफाइन कर दिया और उसको एनालिसिस भी परफॉर्म कर दिया। तो अब हम उसके जो रिजल्ट सेक्शंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली जब भी हम सबसे पहले अपना कोई भी परफॉर्म करते हैं, एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो सब क्वेश्चनर डाटा के बेस में हम सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देखते हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और मॉडल फिट इंडेक्सेस को जो है वो देखा जाता है, क्या हमारा जो डाटा है ये प्रॉपरली जो है वो उसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक आपका डाटा जो है वो फिट नहीं होता और वो आपके जो उसकी वैलिडिटी के कुछ स्टेप्स हैं या मॉडल फिटनेस के टेस्ट को वो फुलफिल नहीं करता, तो आप फर्दर उसके पाथ एनालिसिस या मॉडरेशन या मीडिएशन को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक के लिए आपने इसको टेस्ट करना है। तो अब आए देखते हैं कि हम इसको कैसे मेजर करेंगे, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को भी और मॉडल फिट इंडेक्सेस को। फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को जो है वो बेसिकली कंपोजिट रिलायबिलिटी, क्रॉनबैक अल्फा, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टर से मेजर किया जाता है। फैक्टर लोडेंस को देखा जाता है और मॉडल फिट इंडेक्सेस को देखा जाता है। तो वार पीएलएस में हम इसको कैसे देखते हैं, लेट्स चेक आउट। तो ये वार पीएलएस की हम ऑलरेडी विंडो में आ गए हैं। मैंने उसी को ही कंटिन्यू किया हुआ है जो ऑलरेडी प्रीवियस मैंने मॉडल यहाँ पे डेवलप कर दिया, ताकि एक सीक्वेंस के अंदर आपको चीज़ें समझ आ जाएं तो आपको आसानी से आप अपना मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो स्टेप 1 ऑलरेडी जैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि जो स्टेप 1 था वो हमारे पास प्रोजेक्ट को सेव करना था। फिर हमने स्टेप 2 में जो है वो हमने डाटा इंपोर्ट किया, उसने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, प्री प्रोसेसिंग कर दिया, हमने स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल डिवाइड कर दिया और फाइनली हमने रिजल्ट्स को जो है वो रन कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो, अगर हम इसके ऊपर जो स्टेप 5 से आगे जो 6 है, जो हमें व्यू एंड सेव एनालिसिस को कह रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो जो ऑलरेडी हमारा जो रिजल्ट्स हैं, जो मॉडल है वो ये एग्जीक्यूटेड है। और यहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल में बात भी की थी कि बेसिकली ये जो आपका मॉडल है, इसके अंदर आपने तमाम जो वेरिएबल्स हैं, जो आईवीज़ हैं और जो हमारे पास डीवी का इम्पैक्ट है, और साथ उसके साथ जो है वो बीटा वेट्स और उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू शो हो रही है। तो ये पाथ कोफिशिएंट्स तो यहाँ पे शो हो रहे हैं और आर स्क्वायर यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अब हम जल्दी से सबसे पहले देखते हैं कि हम इसके सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं वो इसकी जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से रिलेटेड है, वो उसकी हम कंपोजिट रिलायबिलिटी को देख लेते हैं। और उसके बाद हम उसके जो क्रोनबैक अल्फ़ा है उसको देख लेते हैं। और इसके बाद हम उसके जो क्रोनबैक अल्फ़ा है तो एवीए को, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड को हम कैसे देखते हैं। तो लेट्स गो टू द, यहाँ पर टॉप के ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपके पास व्यू की ऑप्शन है। व्यू पे क्लिक करते हैं तो व्यू में बेसिकली तमाम रिजल्ट्स जो हैं जो भी अभी तक हमने प्रोसेस किया है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। तो इसको एक डिटेल वीडियो में मैं एक अलग से भी इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हम ये रिज़ल्ट्स जो हैं उनको कैसे कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं इसके सिर्फ पहले फर्स्ट व्यू जनरल रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है वो एक तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बता रहा है कि इसने ये फाइल जो यूज़ किया और इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपके पास मॉडल फिट और क्वालिटी इंडेक्सेस की कुछ बात कर रहा है। कुछ जो यहाँ पे जो जनरल रिजल्ट्स होते हैं या जो मॉडल फिटनेस को शो कर रहे होते हैं वो यहाँ पर इसने जो है वो प्रेजेंट किए हुए हैं। तो अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ये बता रहा है कि एवरेज पाथ कोफिशिएंट जो है वो 3.318 था। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पर नोट करें यहाँ पे इस बात पे कि जो हमारे पास जो पाथ कोफिशिएंट आ रहा था वो जनरली 0.32 0.31 था। तो इन दोनों का जो एवरेज आ रहा है, जब दोनों का एवरेज लेके अगर हम इसके ऊपर इफेक्ट देखें तो वो उसने हमें बता दिया कि ये
0.318 को शो करे। इसी तरीके से जो आर स्केयर था वो 0.29 था, और ये साथ पी वैल्यू भी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी शो कर रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। फिर एवरेज एडजस्टेड आर स्केयर भी यहाँ पे गिवन है 0.286, और इसकी सिग्निफिकेंस भी शो कर रहा है। एवरेज वी एफ आपको पता है कि वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को कहते हैं। तो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू उसने यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्राइटेरियाज यहाँ पर साथ ही उसने मेंशन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी एक्सेप्टेबल रेंज और आइडियल रेंज दी हुई है कि अगर आपकी जो है वो वी आई एफ की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 5 हो तो वो एक्सेप्टेबल होती है। मोस्टली हम उसको आइडियली जो कहा जाता है वो 3.3 से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ गिवन है वो 1.28 है। इसका मतलब है कि ये हमारी आइडली फिट हो रही है। सेकंड जो एवरेज फुल कोलिनियरिटी VIF है, दैट इज़ अगेन 1.387 है। एक्सेप्टेबल रेंज और आइडियल रेंज से भी ये कम है, तो ये ज़्यादा अच्छी है। टेनिन हॉस GOF जो है एक और जो है मेजर यूज़ किया जाता है, उसकी भी वैल्यू 0.45 है। तो यहाँ पे अगर ये 0.1 से ग्रेटर होगी तो स्मॉल है, अगर 0.25 से ग्रेटर है तो मीडियम है, और 0.36 से अबव तो लार्ज है। तो ये हमारा लार्ज की कैटेगरी में आ सकता है। इसी तरह सिम्पसन पैराडॉक्स रेशो है, आर स्क्वायर्ड कंट्रीब्यूशन रेशो है, स्टैटिस्टिकल सुप्रेशन रेशो है, नॉन लीनियरिटी बाईवेरिएट कैजुअलिटी डायरेक्शन रेशोज है। तो ये हमें साथ इसके क्राइटेरियाज भी जो हैं वो मेंशन है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि क्या हमारा मॉडल जो है वो प्रॉपरली फिट हो रहा है या नहीं। इन माई केस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मॉडल है ये एक्सीलेंटली जो है वो इसके अंदर फिट हो रहा है। लेकिन अभी आप इसमें बहुत सी जो रेशोज़ हैं, जो मॉडल फिट इंडिसेस हैं वो यहाँ पे नहीं शो हो रही, वो हम उसको दूसरी जगह देखेंगे कि वो सेव है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू जो है वो हमें मॉडल का दे देता है। ये जनरल मॉडल एलिमेंट्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे उसके जो कुछ मेथड्स होते हैं वो उसने मेंशन किए हैं कि इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम जो इसके अंदर देखेंगे, यहाँ से अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इसको बाद में हम देखेंगे कि ये तमाम रिजल्ट्स एक जगह कैसे सेव हो जाते हैं। फिर हम व्यू पे जाते हैं, और अगर मैं यहाँ से पाथ कोफिशिएंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो पाथ कोफिशिएंट्स है ये बेसिकली हमें इसके जो बीटा वेट्स हैं, जो कोफिशिएंट है वो वाली वैल्यू यहाँ शो कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि एक तो इसकी कोफिशिएंट है, जैसे ये 0.323 है, ये EXT का इफेक्ट KAP पे था। तो EXT का जो KAP का था तो इसका इफेक्ट यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि ये 0.32 है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो पाथ पे होता है वो राउंड फिगर करके आता है, और जबकि वहाँ पे जो है वो 3 डेसिमल में शो हो रहा है। इसी तरीके से AGR का जो इफेक्ट KP पे था वो 0.313 था, और ये हमारे पास यहाँ पर AGR टू KP के पाथ के ऊपर जो है वो शो हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ गई कि यहाँ पर जो पाथ कोफिशिएंट है इसके नीचे ही एक टेबल बना है जिसको हम P वैल्यूज़ कहते हैं। तो ये हमें उसकी P वैल्यूज़ के बारे में बता रहा है कि क्या ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं सिग्निफिकेंट। तो इसकी वैल्यू P वैल्यू 0.001 से लेस है, ये भी लेस है, तो इसका मतलब ये हाईली सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ होती है कि जनरली हमारा जो थंब रूल ये होता है कि जो P वैल्यू है वो लेस देन हमने क्राइटेरियन 0.05 होता है, या हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो है वो चेक कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर आपके पास जो है वो आपको यहाँ पे पाथ कोफिशिएंट जो है वो नज़र आ जाएंगे, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर नीचे जो है वो ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ गिवन है, यहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो दूसरी पहले वाले रिजल्ट्स में उसने उसको शो कर दिया था। नाउ अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस केस के अंदर हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम उसकी AVA की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर और भी इसमें अभी कुछ चीज़ें हैं, मैं उसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हम व्यू लेटेंट वेरिएबल कोफिशिएंट्स पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि सबसे पहले अगेन उसी तरीके से टॉप पे आपको जो है वो आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो वो जो आपको सेपरेट वहाँ पे गिवन है, यहाँ से वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम है वो कंपोजिट रिलायबिलिटी का है। कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू जैसे
EXT की जो रिलायबिलिटी पूरे कंस्ट्रक्ट की, मतलब आप जो रिलायबिलिटी है वो तमाम आइटम्स के साथ उसको मेजर कर रहा है, वो 0.95 है। AGR की भी 0.959 है और KP की भी 0.959 है, और ये हाई एक तरह से जो है वो रिलायबिलिटी जो है वो शो कर है। तो रिलायबिलिटी का जो जनरल क्राइटेरिया होता है वो हम पता कि इसको जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 0.70 होना चाहिए, और लेस देन जो है वो लेस देन 0.90 हो तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, और कुछ ऑथर उसको 0.95 पे भी रखते हैं। तो बहरहाल सूटेबल जो यूज़ की जाती है वो आपकी 0.7 और 0.9 के दरमियान में होनी चाहिए। इन द सेम वे क्रॉनबैक अल्फ़ा जो है, क्रॉनबैक अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0.94 है यहाँ पे, AGR की भी है और KP की, ये तीनों अगर मैंने वेरिएबल्स लिए हैं तो तीनों की यहाँ पे क्रॉनबैक अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। एंड नंबर फिफ्थ पे आपके पास एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है। एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड जो है वो EXT की 0.705 है, 0.722 है, 0.62। तो AV की जो कंडीशन है वो जनरली यह कहा जाता है कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.50, ये 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जब आपकी कंपोजिट रिलायबिलिटी और क्रॉनबैक अल्फ़ा ठीक आ जाता है और तो AVAB भी हाई आती है। अगर इसमें इशू होगा तो फिर आपकी AVA जो है वो भी कम आ जाती है। नीचे वाले कॉलम में फुल कोलिनियरिटी VIF इसकी दे दी है। VIF वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को कहते हैं, और ये अमूमन जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है कि क्या जो जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो मल्टी कोलिनियरिटी उनके अंदर तो नहीं है, यानी वो मिलकर उनके दरमियान हाई कोरिलेशन तो नहीं पाया जाता, और उसका इफेक्ट जो है वो हमारे मेन मॉडल पे होता है। इसको बाद में हम किसी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी रेंज ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि इसकी 1.393 है, 1.374 है, 1.394। तो ये जो ये VIF होता है ये लेस देन जो है VIF जो है उसकी वैल्यू जो आइडियली एक्सेप्टेड है कि इसको लेस देन जो है, लेस देन और इक्वल टू भी कह सकते हैं, बट लेस देन 3.3 हो तो ये आइडियली एक्सेप्टेड जो है वो इसकी रेंज होती है। इसी तरीके से फिर क्यू स्क्वायर्ड भी इसका दे दिया गया मिनिमम। अब हर जो वेरिएबल है जैसे EXT है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, अब ये जो मिनिमम वैल्यूज़ उसने और मैक्सिमम शो किया है, जनरली तो हम जो EXT को लिकर्ट स्केल के ऊपर जो है वो मेजर करते हैं, तो लिकर्ट स्केल के ऊपर इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से 5 तक होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया होता है कि इसको जो है वो प्री प्रोसेस करके वो स्टैंडर्डाइज्ड कर देता है। तो जब स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो -1.680 से लेकर 1.728 के दरमियान लाइक आ रही है। तो ये उसकी स्टैंडर्डाइज वैल्यू को शो कर रहा है। सेम मीडियन भी यहाँ पे दे दिया, मोड भी उसका दे दिया है, और इसके अलावा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो आपकी ये तमाम चीज़ें बेसिकली यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में आपको यहाँ उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाती है। इसके बाद यूनी डायमेंशनल RS है, यूनी मॉडल, ये कुछ और मेजर हैं जो आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तो आप एंड पे अगर आप क्लिक करें ना हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम के ऊपर व्यू है, व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो है वो ग्राफ ओपन हो जाएगा। ये जो ग्राफ है ये बेसिकली बता रहा है कि क्या ये जो हमारा EXT वेरिएबल था या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था या नहीं। तो सो फार हमें जो ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जो है वो नॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हिस्टोग्राम को भी आप यहाँ पे इसका हर वेरिएबल का ग्राफ जो है वो चेक कर सकते हैं कि उसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। तो हर उसने उसकी स्टैंडर्डाइज वैल्यू की बेसिस के ऊपर उसकी हिस्टोग्राम जो होती है वो डेवलप कर दी। तो यहाँ पे इस जो मेन आपके जो आपको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के मेजर चाहिए होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिनको दोबारा मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि वो हमारे पास जो हमें यहाँ बेसिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कंपोजिट रिलायबिलिटी की चाहिए, और दूसरा हमें इसके ऊपर जो है वो क्रॉनबैक अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की चाहिए, और यहाँ से आप VIF को भी यूज़ कर सकते हैं। और मिनिमम मैक्सिमम जो हमारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आ जाते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को शो करना चाहते हैं किसी भी अपने मॉडल के अंदर, तो फिर वहाँ पर आप इन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को जो है वहाँ पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसमें
ये तमाम चीज़ें आ गई, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम जाते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बेसिकली यहाँ इसके आइटम्स हैं, तो आइटम्स की फैक्टर लोडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या है, क्योंकि उन्हें सम टाइम हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर आए फोर्थ पार्ट पे, तो व्यू इंडिकेटर लोडिंग्स एंड क्रॉस लोडिंग्स पे क्लिक करते हैं हम, तो व्यू कंबाइन लोडिंग्स एंड क्रॉस लोडिंग्स, ये हमारे पास उसकी जो तमाम वेरिएबल्स हैं उनकी फैक्टर लोडिंग जो है वो यहाँ शो कर है। अच्छा, यहाँ पे जो फैक्टर लोडिंग शो हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो अगर हम उसको देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स के साथ हमारे पास बेसिकली ये तमाम जो वेरिएबल है ext, agr, kp, और इनकी यहाँ पर उसकी जो है वो फैक्टर लोडिंग्स जो है वो हमारे पास आ रही हैं। और साथ ये भी बता रहा है कि ये स्केल कौन सा यूज़ किया, तो डेफिनेटली हमने सारा रिफ्लेक्टिव भी मेंशन किया था, तो ये रिफ्लेक्टिव स्केल है, ये उनकी स्टैंडर्ड एरर्स को बता रहा है जो उसकी वर्किंग है। और साथ पी वैल्यू का मतलब होता है कि क्या ये फैक्टर लोडिंग जो है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अब बेसिक अगर आप EXT पे फोकस करें तो EXT की फैक्टर लोडिंग जो है वो ये है जो 0.837 और 0.820 है। तो ये इसका मतलब है सारे मिलकर ही एक EXT के वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि इनकी जो क्रॉस लोडिंग्स है, क्रॉस लोडिंग का मतलब है कि ये जो दूसरे वेरिएबल के साथ इनकी लोडिंग्स आ रही हैं वो कितनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये -0.009 है, यानी ये बहुत कम है। इसी तरीके KP के साथ जो उसकी फैक्टर लोडिंग है वो कम है। तो यहाँ से हमें ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो प्रॉपरली उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉपरली इन दैट सेंस कि ये जो EXT के तमाम आइटम है ये EXT ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन द सेम वे जो AGR के आइटम्स हैं वो AGR ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो फैक्टर लोडिंग का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये हमेशा 0.70 से जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, बल्कि इसको 0.078 पे रखें तो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें फिर आपकी जो AV होती है जिसकी 0.078 से हो, तो ये AV इसकी जो होती है वो 0.50 बनती है। तो उसमें वो फिर इसमें इशू नहीं आता और आपकी AV भी जो होती है वो ठीक आ रही है। लेकिन उसमें भी एक थंब रूल ये होता है कि बाज़ कुछ फैक्टर्स की जो है वो फैक्टर लोडिंग 0.8 या 0.9 भी हो सकती है, वो हाई हो सकती है, कुछ की कम भी हो सकती है। तो जो इनकी कम हो तो अगर उसकी AV ठीक आ रही है और CR कंपोजिट रिलायबिलिटी भी ठीक आ रहा है तो फिर हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लो है और उसकी वजह से आपकी AV और कंपोजिट रिलायबिलिटी कम आ रही है तो देन फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फैक्टर लोडिंग है इसका जो है वो शो कर रहा है। इसी तरीके से जो KP की फैक्टर लोडिंग्स हैं वो यहाँ पे, और उनकी जो क्रॉस लोडिंग्स है अगर आप उनको देखें तो वो बहुत कम है। तो शो ये होता है कि आपका जो 0.7 से हायर होना चाहिए और ये सारे के सारे एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन इशू यहीं पे आता है कि बाज़ दफ़ा ये फॉर एग्जांपल AGR है वो यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पर इसकी वैल्यू लेट्स सपोज जो है वो 0.789 आ रही हो और यहाँ पर भी उसकी 0.986 आ रही हो, ऐसी कुछ। तो ये क्रॉस लोडिंग्स आ जाती है। जब क्रॉस लोडिंग्स होती हैं तो वहाँ पर मॉडल फिटनेस के जो होते हैं वो इश्यूज होते हैं। तो ये आपकी यहाँ से आपने क्रॉस लोडिंग्स को देख लिया कि क्रॉस लोडिंग जो है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही है और कहाँ से हम उसको देख सकते हैं। इन क्रॉस लोडिंग वगैरह को डाटा सारे को हम जो है वो सेव कर सकते हैं और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हम इसकी जो सेव करके तमाम डाटास को फिर उनकी फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और मॉडल फिट इंडिसेस की भी हमें ज़रूरत है जो हमने डिस्कस किया है। तो कुछ और मॉडल फिट इंडिसेस भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसको कहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप मॉडिफाई पे जाएं और मॉडिफाई पे जा नहीं आप एक्सप्लोर पे जाएंगे, जो मेन विंडो का मेन्यू है। एक्सप्लोर पे जाने के बाद आप एक्सप्लोर एडिशनल कोफिशिएंट एंड इंडिसेस पे क्लिक करें तो आपके पास एक नया मेन्यू खुल जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ और कुछ नेक्स्ट वीडियोस में होंगे।
अब मॉडल फिट क्वालिटी इंडेक्सेस यहाँ पे उसने बता दिया। पीएलएस के थ्रू जो मॉडल फिट इंडेक्सेस कैलकुलेट की दी जाती हैं वो यहाँ पर अगेन जो है वो आपको दी गई। अगर ये वाली इंडेक्सेस जो क्लासिक इंडेक्सेस हैं इसको अगर आप देखें तो वो ये वही है जो हमने अभी प्रीवियसली जो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो है वो उसको हमने डिस्कस कर दिया, ये वही सेम दिया। लेकिन इसमें कुछ आप एडिशनल जो है इंडेक्सेस दी हैं जो यूज़ की जाती हैं, जैसे स्टैंडर्डाइज रूट मीन्स के रेजिड्यूल होता है, SRMR कहते हैं उसको, स्टैंडर्डाइज मीन एब्सोल्यूट रेजिड्यूल्स है वो भी है, और काई स्क्वायर की वैल्यू विद गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फिर स्टैंडर्डाइज थ्रेशोल्ड डिफरेंस काउंट रेशो है, सम रेशो है, और साथ उसमें क्राइटेरिया दिया है, जैसे SMR जो है वो 0.048 है, एक्सेप्टेबल होती है। अगर 0.1 से लेस हो तो डेफिनेटली ये 0.1 से काफ़ी ज़्यादा लेस है, बल्कि इसको आइडियली कह सकते हैं कि ये लेस देन जो होती है वो 0.08 से कम होनी चाहिए। तो ये फिर स्टैंडर्डाइज जो है वो हमारी आइडियली फिट हो रही है। सेम आप SMR के लिए भी क्राइटेरिया रख सकते हैं, 0.1 से लेस होनी चाहिए लेकिन आइडियली 0.08 से कम हो सकती है। और जो काई स्क्वायर है वो आपका जो है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। एंड जो आपके पास स्टैंडर्डाइज थ्रेशोल्ड डिफरेंस है ये आपका ग्रेटर देन 0.7 होना चाहिए, लेकिन आइडली जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, जैसे इस केस में ये 1 आ रहा है। तो यहाँ से भी आपके मॉडल फिट इंडेक्सेस जो एक्स्ट्रा होती है मिल जाती हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लीजिए कि जो एमॉस है उसके अंदर जो हम बहुत सी जैसे GFI भी निकालते हैं, उसमें TLI भी निकालते हैं, CFI भी निकालते हैं, और बहुत सी इंडिसेस हैं, लेकिन वो क्योंकि कोवेरियंस बेस्ड मेथड है तो उसके अंदर डिफरेंट इंडिसेस जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। तो जो PLS होता है इसके अंदर जो सो फार जो इंडिसेस यूज़ की जा रही हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और जो बेसिक मॉडल को आपकी एक्सेप्टेंस रेंज को बताती हैं वो इसके लिए काफ़ी हैं। उसमें ये GFI CFI जो है वो पी क्लोज टाइप जो है वो यूज़ नहीं की जाती हैं PLS वगैरह के अंदर, चाहे वो आप स्मार्ट PLS में देख लें और चाहे अभी आप वार PLS में दे रहे हैं। लेकिन ये आपकी तमाम इंडिसेस जो हैं वो आपके मॉडल फिटनेस को क्लियरली डिफाइन करते हैं। फाइनली इसमें एक और चीज़ हम इसको देख लेते हैं जल्दी से, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप सेकंड पे जाएं तो रिलायबिलिटी से एक्सटेंडेड सेट पे क्लिक करें तो अब यहाँ पर वही रिलायबिलिटी यहाँ पर आपको जो है वो उस सेपरेट दे दी गई हैं। तो कंपोजिट रिलायबिलिटीज़ वही हैं जो ऑलरेडी हमने वहाँ पे प्रीवियसली डिस्कस की थी। कंपोजिट रिलायबिलिटी ऑफ बोथ थ्री, इसमें कंपोजिट रिलायबिलिटी IV यानी दोनों IVs के लिए भी हैं और DV की यहाँ पे जो हमारा था उसको भी गिवन है, क्रोनबेक अल्फ़ा हमें यहाँ पर गिवन है। और एडिशनल कोफिशिएंट भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि जो आपको जो वार PLS के अगर कोई आपने रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगर आपको एडिशनल वहाँ पे कोट होती नज़र आती हैं तो आप इन रिलायबिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी मॉडल फिटनेस को शो कर सकते हैं। सो फार इन दिस वीडियो आई थिंक हमने कंस्ट्रक्ट जो वैलिडिटी है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को काफ़ी हद में डिस्कस कर लिया और वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए अब इसकी सेकंड पार्ट के जो होगा या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।